गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए, जैसे कि हम लोग अपना जो चैप्टर बाय चैप्टर हमारा टॉपिक बाय टॉपिक डे बाय डे कंप्लीट होते चला जा रहा है और सिलेबस धीरे धीरे हमारा आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन असली सिलेबस हमारा तभी कंप्लीट होता है जब वो आपके पूरे के पूरे चीजें जो है वो दिमाग में हो। तो हमारा टॉपिक आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है उससे इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो चीजें आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, जैसे जैसे टॉपिक कवर होते चले जा रहे हैं आप लोग भी वैसे वैसे उन सारे टॉपिकों का धीरे धीरे रिवीजन करते चलिए, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो। अभी तक जितने भी आपके चैप्टर हुए हैं बायो के, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, तो जो भी नए टॉपिक आप पर डे अपना उसका आप एक नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है तो प्लीज उसका एक रिवीजन कीजिए। पढ़ने के बाद में, नोट्स बनाने के बाद में भी पर डे का जो चैप्टर है, जो रनिंग चैप्टर है, उसको 5 से 10 मिनट रात में सोने के पहले या जब एक बार मौका मिले फिर से रिवीजन 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 रिवीजन। बस इतना याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजल्ट के लिए। बच्चों के साथ हमेशा क्या होता है कि बच्चे हमेशा जो है वो नए टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा लगता है पढ़े हुए चीज को दोबारा रिवीजन करना, बहुत बोरिंग फील होती है, बट रिजल्ट हमेशा रिवीजन पे ही टिका होता है। आज ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, आप पढ़ते चले जाओगे, इसी तरह करते करते 12th के चैप्टर में आओगे। तो अगर रिवीजन की टेंडेंसी नहीं रहेगी, हैबिट नहीं बनेगा, तो फिर 12th में जाने के बाद 11th के चैप्टर को कैसे आप रिवीजन करोगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है बेटा कि आप लोग रिवीजन पे फोकस कीजिए। और चलिए, तो जैसे कि हम लोगों ने प्लांट के किंगडम में ये ब्रायोफाइटा को स्टार्ट किया था और वहां तक ब्रायोफाइटा से रिलेटेड जो जनरल बातें हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद देखो कि ब्रायोफाइटा के हमने बोले थे कि 3 क्लास होते हैं, यानी ब्रायोफाइटा जो है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, एक है हिपैटिकॉप्सिडा, सेकेंड है एंथोसेरोप्सिडा, एंड थर्ड वन है ब्रायोप्सिडा। ओके, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, ये 3 पार्ट में बटा है ब्रायोफाइटा, जिसमें से हम लोग हिपैटिकॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा के पार्ट को पढ़ेंगे। एंथोसेरोप्सिडा जो है वो एक्सटिंक्ट फॉर्म में है, इसीलिए इसको नहीं देखते हैं हम लोग। हिपैटिकॉप्सिडा में हम लोग मर्केंटिया के बारे में पढ़ेंगे और ब्रायोप्सिडा में हम लोग, यानी ब्रायोप्सिडा का एग्जांपल जो है वो है फुनेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, फुनेरिया एंड अस्पैग्नम, ये दोनों जो है अस्पैग्नम। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिपैटिकॉप्सिडा के बारे में क्या है, थोड़ा सा कुछ जनरल फीचर्स, उसके बाद तब स्टार्ट करेंगे हम लोग मर्केंटिया। तो देखिए सबसे पहले हिपैटिकॉप्सिडा। ठीक है बेटा, देखिए हिपैटिकॉप्सिडा ब्रायोफाइटा है तो इसका प्लांट बॉडी भी जो होगा वो थाइलस के जैसा ही होगा, यानी पूरी तरह से वेल डेवलप रूट, स्टेम और लीफ नहीं होंगे। कल मैंने ब्रायोफाइटा का जनरल फीचर्स में बताया था कि ब्रायोफाइटा में रूट एब्सेंट होगा, उसके जगह पर, रूट के जगह पर राइजॉइड होते हैं। राइजॉइड जो है वो रूट के जैसा ही है लेकिन वो कंप्लीट रूट नहीं है। तो यहां पर इसके बॉडी जो होंगे वो थाइलस होंगे और डॉर्सी वेंट्रल होंगे, ब्रांच होगा। अब ये टर्म डॉर्सी वेंट्रल क्या है, तो ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल, आइसोबायलैटरल, ये 2 अलग अलग टर्म जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपको मॉर्फोलॉजी में भी ये सब टर्म जो है वहां पर आएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। तो लिखते हैं हम लोग थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल ब्रांच। अब ये टर्म से कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल 2 अलग अलग टर्म होते हैं।
जैसे ये हमारा हाथ हुआ, हाथ का हमारा ऊपर का सरफेस अलग कलर का दिखाई दे रहा है और नीचे का ये जो सरफेस है ये अलग कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसे यानी अपर सरफेस यानी डॉर्सल का मतलब आगे का एंड वेंट्रल का मतलब पीछे का पार्ट। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट अलग अलग तरह के हों उसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। यानी इस प्लांट के जो पार्ट हैं वो आगे का सरफेस कुछ और होगा, उसमें कुछ और दिखाई देंगे और पीछे के सरफेस में कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा। तो वैसे पार्ट को जैसे प्लांट के लीफ, तो आइसोबाइलैटरल लीफ होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है। जिस लीफ का जैसे डाइकॉट के लीफ जो होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल, ऊपर का सरफेस पूरा स्मूथ होगा, नीचे का सरफेस थोड़ा रफ होगा, ऊपर का सरफेस लाइट ग्रीन, नीचे का सरफेस डार्क ग्रीन, चेंजेस दिख रहा है, ऊपर का अलग और पीछे का अलग। तो वैसे लीफ को हम लोग कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल। तो उसी तरह यहाँ पर जो प्लांट में जो पार्ट होता है यानी जो स्टेम पार्ट या जो ब्रांच पार्ट होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। ऊपर के सरफेस में कुछ अलग और नीचे के सरफेस में कुछ अलग, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल ब्रांच और विद और विदाउट लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। तो यानी ब्रांच थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल ब्रांच with or without leaf-like appendages and unicellular or मल्टीसेलुलर राइजोइड। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर भी राइजोइड हो सकता है और मल्टीसेलुलर राइजोइड हो सकता है। जैसे यहां पर खास करके ये जो है यूनिसेलुलर ही रखते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर राइजोइड, ओके। और ब्रायोप्सिडा में आएंगे तो वहां पर मल्टीसेलुलर राइजोइड होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर राइजोइड होता है। स्पोरोफाइट जो होंगे, स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली पैरासिटिक। यानी जो प्लांट का जो स्पोरोफाइट मतलब जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होना है वो पार्ट, तो वो जो होगा वो कंप्लीटली पैरासिटिक नेचर का होगा, ओके। तो दैट इज कंप्लीटली पैरासिटिक, ओके। फिर देखिए ये होगा कहां, तो खास करके ये भी आपको बताया है कि यह है तो टेरेस्ट्रियल प्लांट लेकिन जहां पे नमी हो, छाया हो, यानी डायरेक्ट सनलाइट एकदम बहुत देर तक नहीं रहता हो, वैसे एरिया में ये ज्यादा होता है। किसी पहाड़ या चट्टान के नीचे किनारे वाले एरिया में, किसी नदी के किनारे तलछट जहां पे छाया रहता हो, वैसे एरिया में जो है यह खास करके रहता है। तो occurs on steady moist एरिया। तो स्टेडी एंड मॉइस्ट एरिया पे ये ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ओके। अब इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो एग्जाम्पल है मर्केंसिया, इसको हम लोग मर्केंसिया कह सकते हैं, ठीक है। मर्केंसिया इंपॉर्टेंट है। पोरेला, पेलिका, पोरेला ईटीसी कर दीजिए। तो मेन इसके बारे में जानना है। अब हम लोग हेडिंग देंगे किसको, तो मर्केंसिया के बारे में। मर्केंसिया हो सकता है आपको ये ब्लू कलर भी थोड़ा सा ब्लैक, दूर से देखने पे डार्क ब्लू भी जो है वो थोड़ा ब्लैक कलर का ही शेड दे देता है, लेकिन थोड़ा सा हेडिंग अलग करने के लिए यहाँ पर हम लोग मर्केंसिया को ब्लू कलर से लिख लिए हैं। अब मर्केंसिया की अगर बात करते हैं तो मर्केंसिया का जो साइज होता है वह लगभग इट इज स्मॉल थैलस डॉर्सी वेंट्रल विथ ब्रांच। ये थैलस होगा, थैलस का साइज छोटा होता है
its length is 2 to 10 सेंटीमीटर। 10 से 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ यानी लंबाई होती है। और यह मतलब वही थैलस जो है इसका जो है वह डॉर्सी वेंट्रल होगा। ओके, तो डॉर्सी वेंट्रल थायरॉइड प्लांट है, ये ब्रांच के साथ में होगा। अब इसके जो लोब होते हैं उसके लोब पे एपिकल नॉच, फिर एक मिडरिप या डॉर्सल ग्रुप, ये सारे चीज होते हैं। तो पहले इसका अगर एक स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो देखो एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, स्ट्रक्चर हट जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये एक मर्केंसिया का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। ओके, अब यहां पर ये हो गया पार्ट। अब इसको ये राइजॉइड हम लोग दिखा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया थाइलस, ये हो गया एपिकल नॉच, थाइलस एपिकल नॉच, गैमी कप। लेंथ लिख चुके होंगे आप, 2 से 10 सेंटीमीटर। इसको गैमी कप कहते हैं जिसमें गैमा का फॉर्मेशन होता है। एंड नाउ दिस इज मिडरिप, और इसको हम लोग, ये जो पार्ट है इसका मिडरिप है। पूरा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इतना ही, इसमें बहुत ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ही की जरूरत है। ओके, इतना ही से हम लोग का काम चल जाएगा। और ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज राइजॉइड। जो यूनिसेलुलर राइजॉइड अभी लिखे थे हम लोग, तो इसमें यूनिसेलुलर राइजॉइड जो है देखने को मिलता है। तो ये राइजॉइड हो गया इसका। ये इस तरह का स्फेरिकल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो गैमी कप है। ये इस तरह से मिडरी वाला पार्ट है, और ये इसका थाइलस है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे अच्छे से। इसमें इतना ही, कुछ बहुत ज्यादा इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो लोब है, ये एक अलग लोब है, ये 2 अलग लोब है। एक लोब में क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक एपिकल नॉच देखने को मिल रहा है, मिडरिप देखने को मिल रहा है, थैलस है। तो वही कह रहे हैं कि ईच लोब हैज एन एपिकल नोच, ए मिडरिप एंड डॉर्सल ग्रूव। ये जो इस तरह से आया है, ये डॉर्सल ग्रूव। तो लिखते हैं यहां पर हम लोग इसको, ईच लोब हैज क्या कह रहे हैं हम, तो कह रहे हैं बेटा ईच लोब हैज, या एक लोब है तो ईच लोब हैज एपिकल नॉच, एपिकल नॉच, ए मिडरिप एंड ए डॉर्सल ग्रूव। तो एक एपिकल नॉच आया है, मिडरिप आया है, एंड ए डॉर्सल
ग्रुप भी इसके पास आ गया है। ठीक है, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको हम क्लियर दिखा रहे हैं एपिकल नॉट, ये ग्रुप है और ये मिड्रिक है। ये सारा चीज एक लोब में होता है। उसी तरह दूसरा लोब होगा तो उसमें भी ये सारा चीज आएंगे। ओके, अब अपर सरफेस पे क्या क्या होता है, तो अपर सरफेस पे एक एयर चैम्बर एंड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होता है। अपर सरफेस का मतलब ये वाला पार्ट, ये जो इस पर दिख रहा है, तो अपर सरफेस हैज एयर चैम्बर एंड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट का मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो फिलामेंट होते हैं, यानी कि जो पार्ट होंगे फोटोसिंथेसिस का, और एयर चैम्बर होगा तभी वो गैसियस एक्सचेंज करें, यानी CO2 को लेना होगा इसे और साथ ही साथ O2 को रिलीज करना होगा। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बनाएगा तो उसके लिए इसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, अब देखो बेटा कि लोअर सरफेस, ये जो लोअर सरफेस यानी लोअर सरफेस या डॉर्सल सरफेस लिख देता हूं, पीछे का हिस्सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं डॉर्सल नहीं, वेंट्रल सरफेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या है, राइजॉइड है। वेंट्रल सरफेस बियर्स राइजॉइड। तो वेंट्रल सरफेस पे क्या हो गया, उसमें राइजॉइड आ गया। ओके, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, तो फ्रैगमेंटेशन, यानी एक पार्ट में बट करके फ्रैगमेंट में डिवाइड हो रहा है तो उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये सब आप लोग तो पढ़ चुके हैं, आपको फंगाई में भी आया होगा, बैक्टीरिया में आया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको फंगाई या प्रोटिस्टा में भी हम बता चुके हैं आपको। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब गैमी जो है वो डेवलप होता है कहां पे, तो गैमी कप के अंदर। ये जो गैमी कप है, इसी गैमी कप के अंदर में गैमी का फॉर्मेशन होता है। तो कहते हैं गैमी डेवलप inside the gamete cup, gamete develop inside the gamete cup। ओके, और मैच्योर गैमी जर्मिनेट करके ही क्या बनाएगा, तो एक न्यू थैलस बनाएगा। तो कहते हैं मैच्योर गैमी डेवलप into new thallus। न्यू थैलस, तो एक जो मैच्योर गैमी है वो डेवलप होकर एक नया थैलस दे देगा। ठीक है, अब मर्केंटिया जो है वो डायोसियस प्लांट है। मोनोसियस एंड डायोसियस ये दो अलग अलग टर्म होते हैं बेटा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये क्या होता है मोनोसियस एंड क्या होता है डायोसियस। ओके, तो कहते हैं मर्केंटिया इज डायोसियस प्लांट, यानी मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होंगे इसमें। ओके, तो मर्केंटिया इज डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट का मतलब हमेशा समझ लो, डायोसियस यहां पर लिख देता हूं, मेल एंड फीमेल प्लांट सेपरेट। तो ये डायोसियस प्लांट हो गया। ब्रैकेट में आपको याद रखने के लिए मैंने यहां पर दे दिया है कि जब मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा तो वो वैसे प्लांट को मोनोसियस,
और जब मेल एंड फीमेल दोनों प्लांट एक साथ हो जाते हैं तो वैसे प्लांट को हम लोग सॉरी, जब मेल और फीमेल प्लांट एक ही प्लांट में दोनों पार्ट होगा तो उसको मोनोसियस, और जब दो अलग अलग मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट सेपरेट होंगे तो उसको कहेंगे हम लोग डायोसियस। ओके, तो ये चीज है कि ये डायोसियस प्लांट है, ठीक है। एंड तो इसका ये तो है, और इसका सेक्स ऑर्गन जो होगा प्लांट एंड the sex organ born on gametophore। तो सेक्स ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन बॉर्न्स ऑन गैमेटोफोर। अब गैमेटोफोर जो है वहां वही पार्ट है जहां पे सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो थैलस के ऊपर जो होते हैं वहां पर सेक्स ऑर्गन का। अब देखो द मेल थैलस तो कहते हैं मेल सेक्स थैलस ऑन गैमेटोफोर। तो जिस गैमेटोफोर के पार्ट में मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, जिस थैलस के गैमेटोफोर पे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है उसको कहते हैं गैमेटोफोर। मेल सेक्स थैलस ऑन गैमेटोफोर कॉल्ड एंथ्रोजॉइडोफोर या एस्पर्मेटोजॉइडोफोर, ये एस्पर्मेटोफोर, ठीक है। तो आपको कल भी मैंने बताया था जहां पर ये जो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रोजॉइड और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पे ये 4 वर्ड लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, बस और तक कुछ नहीं है। तो मेल सेक्स थैलस ऑन गैमेटोफोर कॉल्ड एंथ्रोजॉइडोफोर या एंथ्रोजॉइड भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां पर 4 वर्ड ये जो है इसको लगा के ऐसे इसको एंथ्रेडोजॉइडोफोर बड़ा हो जाता है, एंथेरिडियोफोर भी लिख सकते हैं, एंथेरिडियोफोर। और ये जो एंथेरिडियोफोर का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या डेवलप करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा। और जो स्पर्म होगा इसका वो बाइफ्लैजिलेट यानी 2 फ्लैजिला होंगे इसके स्पर्म में। तो ये क्या करेंगे, एंथेरिडियोफोर प्रोड्यूसेज ए नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे, ए नंबर ऑफ का मतलब प्रोड्यूसेज ए नंबर ऑफ बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड, और एंथ्रोजॉइड को क्या कह सकते हैं, स्पर्म कह सकते हैं। तो बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म बनेगा एंथ्रोजॉइडोफोर। एंथ्रोजॉइडोफोर कहां होता है, तो मेल सेक्स थैलस पे या मेल सेक्स गैमेटोफोर पे। तो गैमेटोफोर का मतलब हुआ पार्ट जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है। ओके, अब मेल सेक्स ऑर्गन तो देख लिए, उसी तरह फीमेल थैलस का जो फीमेल या गैमेटोफोर का जो फीमेल सेक्स पार्ट है या फीमेल सेक्स थैलस है, तो फीमेल सेक्स thallus is called आर्किगोनियोफोर, ठीक है। तो आर्किगोनिया हम लोग कल यूज कर रहे थे कल, तो वैसी चीज को आर्किगोनियोफोर। और आर्किगोनियोफोर में क्या होता है, आर्किगोनिया इन विच है आर्किगोनिया, ठीक है। अब जो एंथ्रोजॉइड जो बना है वो बाइफ्लैजिलेटेड है यानी मूव कर सकता है।
तो जो एंथ्रोजॉइड यानी जो स्पर्म बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म है वह आर्किगोनिया तक पहुंचेगा। और क्यों? क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस आर्किगोनिया के पास कैल्शियम, प्रोटीन और कुछ पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ओके, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर के वहां तक पहुंचता है। तो जो स्पर्म है यानी इसका जो स्पर्म है वो पहुंच जाता है उसके पास। ठीक है, तो कहते हैं स्पर्म रीच टू आर्किगोनिया, स्पर्म रीच टू आर्किगोनिया ड्यू टू attraction of protein and potassium salt where it fertilize to produce fertilize होकर के क्या बना देगा बेटा? तो fertilize to produce जाइगोट। और एक बार जाइगोट बना तो जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो बनकर के फिर से नया प्लांट बना दिया, यानी नया ब्रायोफाइटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसके वजह से? तो इस फर्टिलाइजेशन के वजह से। तो वही फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसर जाइगोट विच ग्रो टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो ये विच ग्रो टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये ग्रो करके क्या बना देगा? तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम एक ही बात हो गई। तो ये सारा चीज जो है वो मर्केंटिया का हमारा जो है यहां पर कंप्लीट हो गया। इतनी सारी चीजें जो है वो मर्केंटिया के बारे में या हिपैटिक ऑक्सीडा के बारे में हम लोगों को ही जानना था बस। ओके, स्पोरोफाइट, स्पोरोगोनियम या स्पोरोगोनियम, बस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग को ब्रायोप्सिडा को देखना है। किसको? ब्रायोप्सिडा को। चलिए इसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे अब ब्रायोप्सिडा, क्योंकि एंथोसेलोप्सिडा आपको क्या बोले थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी वो पहले होता था बट अभी नहीं है उसके स्पीशीज, तो इस वजह से उसको हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं। वो पहले उसके एंथोसेलोप्सिडा होते थे बट अब नहीं है, तो इसलिए उसका एक्सक्लूड। अभी जो मिलता है वह है हिपैटिक ऑक्सीडा। और हिपैटिक ऑक्सीडा जैसे, हाँ एक चीज और लिख लेंगे, हिपैटिक ऑक्सीडा को ही हम लोग लीवर वर्ड कहते हैं, लीवर वर्ड्स। ठीक है, और जहां पर डिवाइड किए तो उसी के नीचे में ब्रैकेट में डाल देंगे। और एंथोसेरोप्सिडा को हम लोग हॉर्न वर्ड कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा भी हम बताने वाले हैं आपको। तो ब्रायोप्सिडा को हम लोग मॉस कहते हैं, यानी मॉसेस। तो लीवर वर्ड हम लोग देख लिया, अब मॉसेस के देखें, क्योंकि हॉर्न वर्ड अब नहीं मिलता है देखने को, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिए हैं। उससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, डोंट बी पैनिक, जितना जरूरत है उतना आपको हम देंगे। और मेन फोकस आप हमेशा एनसीईआरटी के बुक पे कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये रहा ब्रायोप्सिडा। देखिए ब्रायोप्सिडा में दो कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमन है, ज्यादा फेमस है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। एक हम लोग इसमें देखेंगे मेन रूप से फ्यूनेरिया, और दूसरा इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्फैग्नम। स्फैग्नम इसलिए क्योंकि इसी स्फैग्नम को हम लोग पीट मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट मॉस। इससे क्वेश्चन पूछता है, तो यहीं पर यहां आपको बता दिए, बस अभी आगे और बताएंगे डिटेल से, ऐसा नहीं है। आइए ब्रायोप्सिडा जो है, जैसे वहां पर हिपैटिक ऑक्सीडा वो क्या था बेटा? हिपैटिक ऑक्सीडा डॉर्सिवेंट्रल था, तो ब्रायोप्सिडा जो है वो क्या हो जाएगा? तो रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। ये सॉरी रेडियल सिमेट्री मतलब आइसोबाइलैटरल हो जाएगा, यानी दोनों तरफ इसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और रेडियल सिमेट्री एक टर्म यूज होता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब
जब किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस से किसी बॉडी को कट करें और दो इक्वल हाफ में बट जाए। जैसे हमारे बॉडी को ही देखिए, अभी आप लोग एनिमल किंगडम में पूरा का पूरा आपको आया होगा, रेडियल सिमेट्री, आइसोबाइलेटरल सिमेट्री, ये सारे टर्म जो है आपको वहां पर आए होंगे। तो यहां पर ब्रायोप्सिडा हैविंग रेडियल सिमेट्री, ठीक है। यानी एक तो ये तो समझिए कि यानी कि इसके बॉडी को टू इक्वल हाफ में पर्टिकुलर एक्सिस पे हम लोग बांट सकते हैं। ओके, फिर मल्टी सेलुलर राइजॉइड होते हैं। मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स विथ ऑब्लिक सेप्टा, विथ ऑब्लिक सेप्टा। उसके बाद में देखो ऑब्लिक सेप्टा है, सेप्टा का मतलब एक लेयर होता है, और इसके साथ साथ ए ब्रांच जुवेनाइल स्टेज, ब्रांच जुवेनाइल स्टेज, branch juvenile stage is called प्रोटोनेमा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोनेमा कहते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल हम क्या बोले थे? तो फ्यूनेरिया है एग्जाम्पल में, फ्यूनेरिया स्फैग्नम, ठीक है, एस कैपिटल से यहाँ पर फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम। अब हम लोग को हेडिंग देना है फ्यूनेरिया के बारे में। देखिए बेटा, ये रहा फ्यूनेरिया। जैसे हम लोग मर्केंसिया के बारे में देखे थे, उसी तरह फ्यूनेरिया के बारे में हम जो कॉमन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और देखते चलेंगे। ओके, फ्यूनेरिया जो है वो सबसे पहले तो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हाइट का था। वहां पे 2 से 10 सेंटीमीटर हाइट था इसका। कितना? 3 to 5 सेंटीमीटर हाइट, 3 to 5 सेंटीमीटर हाइट होगा। इसके स्टेम के ऊपर स्पाइरली जो होंगे वो लीफ लगे होते हैं। चलिए आइए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये फ्लावर दिख रहा है बट ये फ्लावर नहीं है, ये सब रिसेप्टिकल्स हैं। ये हो जाएगा मेल रिसेप्टिकल्स, इधर हो जाएगा फीमेल। ये कैप्सूल, ये सेप्टा, इसको सेप्टा कहते हैं, इसको कैप्सूल कहते हैं। ये लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, यानी लीफ है एक तरह से। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स हैं इसके। राइजॉइड हो गया, ये सूट हो गया, ये सेप्टा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। इधर जो है वो फीमेल रिसेप्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगा
मेल रिसेप्टिकल्स, और इधर हो गया बेटा फीमेल, ऊपर लिख देता हूं, ये हो जाएगा फीमेल रिसेप्टिकल्स। फीमेल रिसेप्टिकल जिसपे होता है उसको कहते हैं मेल सूट, और इसको कहते हैं हम लोग जिसपे मेल रिसेप्टिकल उसका होता है उसको कहते हैं मेल सूट, और जिसके ऊपर फीमेल रिसेप्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं फीमेल सूट। तो मेल एंड फीमेल सूट यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कैप्सूल है, सेप्टा है और सूट है, ठीक है। ये राइट्रॉइड का पार्ट हो गया। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये फुनेरिया का है। तो यहाँ पर स्टेम के ऊपर स्पाइरली कॉइल जो है वो लीफ लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से पहले आपको मैंने दिखा दिया, स्पाइरली अरेंज लीफ ऑन अ स्टेम एंड कलरलेस। ये बन गया। ऊपर मैं लिखता हूं थोड़ा, तो यहां पर स्पाइरली coiled leaves on a stem and colorless वहां पर यूनिसेलुलर राइजॉइड आ रहे थे बेटा, यहां पर मैंने मल्टी सेलुलर राइजॉइड लिखा है, कलरलेस एंड मल्टी सेलुलर राइजॉइड। तो इसमें मल्टी सेलुलर जो है वो राइजॉइड हो गए, ओके। और जो मेन एक्सिस जो होगा वो फंक्शन एज मेल सूट, जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस फंक्शन एज मेल सूट, वाई branch axis function as फीमेल सूट। तो एक मेल सूट और दूसरा फीमेल सूट के रूप में काम करता है, ओके। स्टेम एंड लीव्स जो मॉस के होते हैं वो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो स्टेम एंड लीव्स ऑन मॉस आर गैमेटोफाइटिक, यानी ये जो स्टेम और यहाँ इसके ऊपर जो लीव्स लगे हुए हैं वो बात हम लोग कह रहे हैं, तो वो आर गैमेटोफाइटिक। ये जो पार्ट है वो स्टेम और लीव्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, ओके। तो आर द गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर एज compared to sporophytic structure of vascular plant। देखो बेटा, वस्कुलर प्लांट का मतलब जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं उसको कहते हैं वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर प्लांट हमारा स्टार्ट होगा ट्रिडोफाइटा से, जैसे ब्रायोफाइटा के बाद नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे ट्रिडोफाइटा। ट्रिडोफाइटा के लीफ और स्टेम जो होते हैं वह पूरी तरह से स्पोरोफाइटिक, यानी जिसमें स्पोर वगैरह, यानी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक। यहाँ पर लीफ और जो स्टेम के जैसा इस तरह से जो पार्ट दिख रहा है दैट इज दी गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी पार्ट से गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है। तो ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, जबकि एज कंपेयर टू स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर ऑफ वस्कुलर, ये स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है किसमें, वस्कुलर प्लांट में, ओके। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद आइए, स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ओके। अब फिनेरिया जो है वो मल्टीप्लाई करता है
किसके थ्रू? तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, गैमी के थ्रू, प्रोटेनेमा, ट्यूबर, ये सारे थ्रू, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें जो है वह देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन गैमी, यानी जो गैमी का फॉर्मेशन होता है वो गैमी भी प्रोड्यूस फाइनली डेवलप होकर के क्या देगा? नया थैलस प्लांट दे देगा। तो वही चीजें यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, गैमी के थ्रू, या प्रोटोनेमा एंड ट्यूबर के थ्रू। बाय फ्रेगमेंटेशन, प्रोटोनेमा और नहीं कॉमा लगा के, प्रोटोनेमा और ट्यूबर। ठीक है, मान लिया ट्यूबर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ट्यूबर का मतलब हो गया, पोटैटो देखा है आपने, और पोटैटो में देखते हो कहीं कहीं पे आई बना हुआ, आंख के जैसा छोटा छोटा। पोटैटो को उसी पार्ट को हम लोग सॉइल में डालेंगे तो उससे नया प्लांट निकल जाएगा, दैट इज ट्यूबर। तो वैसा ही स्ट्रक्चर इसके पास होता है जिससे नया प्लांट, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। कहने का मतलब हुआ जब प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से एक नया प्लांट डेवलप हो जाए, यानी किसी रूट पार्ट से या एक स्टेम से एक नया दूसरा स्टेम निकल जाए और वो नया प्लांट के रूप में ग्रोथ कर जाए, तो वैसे चीज को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, और उस ऑर्गन को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। डोंट बी, मैंने कि ये सारा चीज जो है आपको क्लास 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आएगा। ठीक है, या थोड़ा थोड़ा आपको अभी इससे रिलेटेड ये ट्यूबर, रनर, सकल, ये आपको मॉर्फोलॉजी में आने वाला है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें ये सारा चीज आपको सिखाया जाएगा। बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कराते चल रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि एकदम सा नया चीज है। ठीक है, अब फुनेरिया कहते हैं कि फुनेरिया जो होता है वो मोनोसियस है, क्योंकि वहां पर वो क्या था? मर्केंसिया डायोसियस था, लेकिन फुनेरिया इज मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस का मतलब यहां पर फिर इसमें मैं मेंशन कर देता हूं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट। ठीक है, तो वैसे प्लांट को हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं। जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो जाए बेटा? एक ही प्लांट पे, अलग अलग नहीं है। कभी कभी नोटिस करते होंगे पपाया का प्लांट लगाते हैं और उसमें से पपाया नहीं आता है। हो सकता है क्योंकि पपाया जो है वो डायोसियस प्लांट है। अगर मेल प्लांट को आप लगाएंगे तो उसमें से पपाया नहीं आएगा, लेकिन अगर फीमेल प्लांट को लगाएंगे तो उसमें से पपाया आएगा। तो पपाया इज द डायोसियस प्लांट है। तो ये देखना पड़ता है हमें, डेट पाल डायोसियस प्लांट होता है कि मेल प्लांट लगा रहे हैं कि फीमेल। फ्रूट हमें फीमेल प्लांट से ही मिलेगा, और उसके फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल का दोनों का होना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज देखना होता है। तो उसी तरह फुनेरिया जो है मोनोसियस है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें एक ही प्लांट पे होते हैं। ओके, अब कहते हैं मेल एंड फीमेल receptacles occurs on टिप ऑफ प्लांट। प्लांट का जो टिप पार्ट है आपको मैंने डायग्राम में लिख करके दिखाया था मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल जो टिप होते हैं उसके सूट पे ही ये होता है। ठीक है, अब कहते हैं फीमेल रिसेप्टिकल्स cover with
कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब छाया हुआ एक तरफ से, चारों तरफ से घेरे हुए, तो आपस में सिंक्रोनाइज फॉर्म में जो होते हैं उसको कहते हैं हम लोग, तो वो कवर होते हैं विद कन्वर्जेंट पेरिकैटियल लीव्स, या सिर्फ लीव्स लिख दीजिए, विद कन्वर्जेंट लीव्स। ओके, अब आइए आगे की बातों को ऊपर लिखते हैं हम लोग। बस कुछ और पॉइंट और बचे हैं इसमें, उसके बाद ब्रायोफाइटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ब्रायोफाइटा कंप्लीट होने के बाद में फिर हमारा रह जाएगा टेट्रोफाइटा। इसी तरह से 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। एंजियोस्पर्म का मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म का एनाटॉमी, एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 12th में है। तो पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग वहां पे कंप्लीट करेंगे। ओके, अब स्पोरोफाइट जो इस प्लांट के होते हैं, स्पोरोफाइट हैज फूट, सेटा एंड कैप्सूल, जो स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। ओके, फूट का मतलब नीचे राइजोइड के पास वाला पार्ट, तो फूट, सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट हैज फूट, सेटा एंड कैप्सूल। ठीक, सॉरी राइजोइड नहीं, आप फिर से देख लो, स्ट्रक्चर हमने मिटा दिया है। तो यहां पर इस तरह से हमने दिखाया था स्ट्रक्चर, और इस पार्ट को कैप्सूल मैंने कहा था। ओके, कैप्सूल यहां पर हो जाएगा सेटा, और सेटा के नीचे जो होगा वो होगा आपका फूट। ओके, तो फूट जो होता है वो एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड फूट, सेटा एंड कैप्सूल। ठीक, और इसके नीचे में इस तरह से हम लीफ दिखाए थे। अब आपको हमने क्या बोला था कि लीफ और स्टेम इज द गैमेटोफाइटिक पार्ट है। तो ये स्पोरोफाइटिक पार्ट कौन हो गया? तो स्पोरोफाइटिक पार्ट हो गया कैप्सूल, सेटा एंड फूट। अब समझ में आ गया होगा आपको कि गैमेटोफाइटिक पार्ट इसका स्टेम, और क्योंकि वस्कुलर प्लांट में स्टेम पार्ट और लीफ पार्ट ये सब जो होते हैं, या रूट पार्ट, वह सब स्पोरोफाइटिक पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर लीव्स और ये जो स्टेम पार्ट है यानी ब्रांच पार्ट है वो गैमेटोफाइटिक का पार्ट है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। तो यही फूट, सेटा, कैप्सूल इस तरह से, और सेटा हम वहां पर इसलिए क्योंकि वह एम्बेडेड फॉर्म में होता है सेटा। ठीक है, तो फूट, सेटा एंड कैप्सूल, ये तीन चीज हमें देखने को मिलता है किसमें? तो इस मोनोसियस प्लांट के पार्ट में। ठीक है, ये स्पोरोफाइट में ये तीन पार्ट हमें देखने को मिलता है, और कैप्सूल जो होते हैं वह तीन पार्ट में बटा होता है। तो कहते हैं हम लोग फूट इज एम्बेडेड एंड कैप्सूल हैज थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स किसके? तो ये कैप्सूल के तीन पार्ट्स होंगे। एक बेसल पार्ट होगा, जो बेसल पार्ट में कुछ फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन होंगे। किसमें? तो ये, और उसको हम लोग कॉलुमला बोलते हैं। ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस पार्ट को कॉलुमिला बोलेंगे हम लोग। ओके, थ्री पार्ट, तो बेसल, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटो सिंथेटिक पार्ट कॉल्ड कॉलुमेला। उस पार्ट को क्या कह दिए? बेसल पार्ट जो है उसको हम लोग कह दिए कॉलुमेला कहते हैं। ठीक है, मिडिल पार्ट जो मिडिल स्पोर जो है प्रोड्यूसिंग थेका, मिडिल स्पोर प्रोड्यूसिंग थेका मतलब लेयर होता है बेटा,
तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, जो मिडिल पार्ट में स्पोर है वो प्रोड्यूस क्या करेगा, तो मिडिल पार्ट प्रोड्यूसिंग थेका। एंड अपर पेरिस्टोन, अपर पार्ट में क्या होते हैं, अपर पार्ट में उस रीजन को हम लोग पेरिस्टोन कहते हैं। ओके, अपर पार्ट पेरिस्टोन, ठीक है। और इस पेरिस्टोन में, पेरिस्टोन है 32, टोटल 32 टीथ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं 32 एसेल्यूलर टीथ, यानी सेल के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो पेरिस्टोन है 32 एसेल्यूलर टीथ। ओके, अब देखो कि जब एयर की वजह से अगर कैप्सूल ब्रेक होता है तो उस कैप्सूल के ब्रेक होने से उसमें से स्पोर निकलते हैं, ठीक है, और वह स्पोर डिस्पर्स होता है। एयर ब्रेक कैप्सूल and disperse स्पोर। तो वहां से जब डिस्पर्स होंगे तो क्या निकलेगा, स्पोर, ठीक है। अब स्पोर में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसके पास जर्मिनेट करने की एबिलिटी होती है। तो ये चीज लिखेंगे हम लोग, स्पोर कंटेन क्लोरोप्लास्ट and have ability to germinate, और इस स्पोर में क्या है, एबिलिटी है किस चीज की, तो जर्मिनेट करने की एबिलिटी है, ठीक है। अब ये जो और ईच जर्मिनेट करके क्या करेगा, तो वो प्रोड्यूस करके जुवेनाइल स्टेज में जाएगा जो प्रोटोनेमा कहलाएगा। Each produces juvenile stage called प्रोटोनेमा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसी को प्रोटोनेमा कहते हैं। ओके, बर्ड्स जो है वो डेवलप ऑन ग्रीन रोस्टेड ब्रांच, जो बर्ड्स होते हैं वो भी जर्मिनेट करके न्यू थाइलस बनाता है। तो वही लिख रहे हैं हम, बर्ड्स जर्मिनेट ऑन ग्रीन ब्रांच, जर्मिनेट ऑन ग्रीन ब्रांच विच गो टू फॉर न्यू मॉस, यानी ये जो जर्मिनेट करेगा ब्रांच, बर्ड जर्मिनेट ऑन न्यू ब्रांच which grow to form new moss। तो जर्मिनेट करके क्या किया, नया मॉस को बना दिया। ओके, तो चलिए यहां तक की बातें जो है वो पूरी हो गई। इसके बाद हम लोगों को ये हमारा फुनेरिया जो है वो पूरा हो गया। अब हम लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखना है, किसको, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट टॉपिक, यानी ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। ओके बेटा, तो क्या देखना हम लोगों को, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। चलिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। यानी ब्रायोफाइटा का क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है। देखो, ब्रायोफाइटा जो है उसके बहुत ज्यादा तो यूजेज नहीं है आज के टाइम पे, आप लोग बहुत ज्यादा ब्रायोफाइटा देखे भी नहीं होंगे,
जनरली आप लोग गार्डन वगैरह में घास वगैरह जो देखते हैं वो ब्रायोफाइटा नहीं है, ठीक है। बहुत कम प्लेस में ये देखने को मिलता है आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कुछ कुछ, ठीक है। तो जैसे प्रिवेंशन ऑफ, फर्स्ट में देखिए प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, सॉइल को एरोज होने से बचाने का काम इसका है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन। तो कहते हैं ब्रायोफाइटा स्पेशली mosses grow on soil as mat cover, ठीक है। जैसे किसी चटाई का मतलब जो मैट होता है किसी सरफेस से बिछा के कवर की तरह कर देते हैं, उसी तरह ब्रायोफाइटा का जो मॉसेस है खास करके, तो मॉस का जब ग्रोथ होता है तो वो एक मैट की तरह हो जाता है सॉइल के सरफेस पे। तो grow on soil as mat cover which prevent soil erosion, जो क्या करेगा बेटा, सॉइल के एरोजन को रोकने का काम करेगा। ओके, सेकंड में देखिए सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनता है, चट्टानों से सॉइल बनता है। धीरे धीरे चट्टान जो है वह क्या होते हैं, कमजोर होकर के सॉइल का फॉर्मेशन कराते हैं। तो सॉइल हमेशा चट्टान से बनता है, और चट्टान मतलब रॉक से, ठीक है। और ये जो है सॉइल का फॉर्मेशन में एक रोल प्ले करता है कौन, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा टेक पार्ट इन फाइटा take part in building of soil by rock services, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड में नेक्स्ट इसका फंक्शन देखिए, वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन, एक ब्रायोफाइटा जितना उसके बॉडी का वेट होगा, ब्रायोफाइटा प्लांट का जितना वेट है, अपने वेट से 18 to 26 टाइम्स मोर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। सोच लो, अगर उसके मान लिया हमारे बॉडी का वेट अगर 5 kg है, तो हम क्या करेंगे, 20 kg तक वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेंगे, अपने वेट से 18 to 60 टाइम्स ज्यादा। तो जितना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी उतना ज्यादा वाटर उसके पास स्टोर हो गया। इसी वजह से ब्रायोफाइटा को पहले के गार्डन वगैरह में यूज करते थे, जो वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता था, और साथ ही साथ गार्डन में जो दूसरे प्लांट है उनको वाटर की सप्लाई भी करता था। तो इसके लिए भी ब्रायोफाइट के या खास करके मॉसेस वगैरह का यूज वहां पर किया जाता था। ओके, तो कहते हैं ब्रायोफाइट में खास करके मॉस, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स एब्जॉर्ब वाटर 18 to 26 टाइम मोर to their weight. So this is used in garden. इसके साथ साथ in older time period, a sphagnum
used as water, used as absorbent, used as absorbent in place of absorbent कॉटन। कॉटन का काम जब किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है तो ओल्डर पीरियड में, आज से बहुत समय पहले, तो कॉटन की जगह पे स्फैग्नम का यूज किया जाता था ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है, स्फैग्नम मॉस का पार्ट है, ठीक है। तो स्फैग्नम जो मॉस है वो अपने वेट का लगभग 18 से 26 टाइम्स ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। इसी वजह से स्फैग्नम का यूज किया जाता था। स्फैग्नम एक क्या है, स्पेसीज है किसका, तो ब्रायोफाइटा का, यानी मॉस कहलाता है। स्फैग्नम को पीट मॉस भी हम लोग कहते हैं। अब आइए बेटा, उसके बाद में देखिए अब नेक्स्ट में अब एक हेडिंग देंगे, पीट। देखिए पीट क्या है। स्फैग्नम वगैरह में एक टेंडेंसी होती है कि वो एसिडिक कंडीशन में भी थोड़ा सा ग्रोथ करके वो रह लेता है। धीरे धीरे वो लेयर बाय लेयर कंप्रेस होकर के एक लेयर बाय लेयर का फॉर्मेशन करते चला जाता है स्फैग्नम खास करके, और वो लेयर बाय लेयर जमते 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 थाउजेंड्स ऑफ ईयर में एक बड़ा सा एक लेयर का फॉर्मेशन करके वो कंप्रेस, कॉन्डेंस, ये सारे फॉर्म में हो जाता है। उसी पार्ट को, यानी वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्रेस एंड कंडेंस फॉर्म है, जो काफी सालों तक, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर में वो कंडेंस और कंप्रेस होकर के लेयर बाय लेयर एक स्ट्रक्चर बनाता है। उसी को हम लोग कहते हैं पीट। पीट को एज ए फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। पीट को काट करके और उसे ब्लॉक के रूप में तैयार कर देते हैं, और वो ब्लॉक जलाने में यानी फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। साथ ही साथ एज ए एनिमल मैन्योर के रूप में भी यह यूज होता है। कौन, तो ये पीट का। तो पीट से क्वेश्चन बहुत रहता है, और पीट का मतलब समझ लेना स्फैग्नम से बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं स्फैग्नम ऑफ्टन ग्रो इन एसिडिक मार्सेस, स्फैग्नम ग्रो इन एसिडिक मार्सेस, जहां ये जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मार्सेस एरिया है, ठीक है। तो वो इसलिए कह रहे हैं स्फैग्नम ग्रो इन एसिडिक मार्सेस वेयर देयर इज लिटिल डीके। और थोड़ा थोड़ा इसके क्या होंगे, डीके भी होंगे, ग्रोथ करेगा। एसिडिक मीडियम है तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ तो करेगा, साथ ही साथ वो डीके भी करेगा, ओके। बट डीके करने से कोई इश्यू ज्यादा नहीं होता है। द ओल्डर पार्ट मॉसेस अब लिखते हैं इसमें, मॉसेस जो ग्रोथ करके जो ओल्डर पार्ट है, the older part of mosses carbonized, compressed, कार्बोनाइज होगा। द ओल्डर पार्ट जो भी मॉसेस है, खास करके स्फैग्नम के बारे में हम लोग बात करते हैं, ओके। द ओल्डर पार्ट ऑफ मॉसेस are carbonized, compressed and fossilized over 1000 year, fossilized over
थाउजेंड ईयर्स, यानी हजारों साल तक ये क्या होता है, वो फॉसिलाइज फॉर्म में जमते चला जाता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस ए डार्क स्पॉन्जी मॉस, टू प्रोड्यूस ए डार्क स्पॉन्जी मॉस कॉल्ड पीट। अब उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पीट कहते हैं, जो मॉसेस उतने समय तक जमते चला गया है। ठीक है, तो पीट इज ड्राइड एंड कॉम्प्रेस्ड It is dried and compressed into compressed to form into block. That is used in fuel, that is used as fuel, जिसको हम लोग एज फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, और स्फैग्नम इज मेनली फॉर पीट, so this is called पीट मॉस। स्फैग्नम मेन रूप से पीट का फॉर्मेशन कराता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग पीट मॉस। ओके, फिर उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट, अब अदर यूजेज, ये 4 पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया 4th पॉइंट, ये 5th पॉइंट। अदर यूजेज में बेटा ब्रायोफाइट यानी खास करके जो स्फैग्नम वगैरह या दूसरे जो मॉसेस हैं या दूसरे ब्रायोफाइट हैं, उनका एज ए एनिमल फूड में भी यूज होता है। इट इज यूज एज एनिमल फूड, और भी कुछ कुछ यूज है, बट ये इतना। तो हमारा ब्रायोफाइट का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ब्रायोफाइट के पार्ट के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है टिडोफाइटा, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।